आज तक नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है। दिल्ली से करनाल तक घमासान मचा हुआ है। करनाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक पंचायत को संबोधित करने का ऐलान किया था, लेकिन किसानों ने प्रदर्शन की तैयारी वहां कर रखी थी। काले झंडे दिखाने का पूरा प्लान था, लेकिन पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। आंसू गैस के वहां गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पानी की बौछारें भी उन पर की गई। करनाल के कैमला गांव में आज पहुंचना था हरियाणा के मुख्यमंत्री को, लेकिन उससे पहले ही वहां पर हंगामा हो गया। हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ सत्येंद्र चौहान लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। इसके बाद लगता है कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कैमला गांव। देखिए नवजोत, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ ने मुख्यमंत्री के लिए बनाए गए पूरे स्टेज को तोड़ दिया है, कुर्सी टेबल उठाकर फेंक दिए हैं, और जिस हेलीपैड पर कैमला गांव में ही जहां पर ये जनसभा हो रही है, वहीं पर मुख्यमंत्री के लिए स्पेशल हेलीपैड बनाया गया था, और इस हेलीपैड पर भी जो प्रदर्शनकारी है वहां पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हेलीपैड पर कब्जा ले लिया है। ये भी बताना चाहूंगा नवजोत कि यहाँ पर आज पहले से ही पिछले कई दिन से हरियाणा पुलिस तैयारी कर रही थी। हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया था। आसपास के जिलों के भी पुलिस के सुरक्षा बलों को यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन बावजूद इसके भीड़ को नियंत्रण करने में पुलिस कामयाब नहीं रही। साथ में ये भी बता दूं नवजोत कि अगर तापमान की बात करूं तो 3 से 4 डिग्री यहाँ का तापमान है, और इस तापमान में वाटर कैनन का इस्तेमाल जमकर किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इन दृश्यों में, जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस ने धक्का मुक्की भी की है, लाठीचार्ज करने की भी कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके ये किसान रुके नहीं है। नवजोत, सत्येंद्र, आशुतोष भी मेरे साथ है। आशुतोष, लौटती हूँ। बस एक अपडेट सत्येंद्र आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जब ये किसान ही है जो वहां पर काले झंडे दिखा रहे थे, क्या किसान वहां पर उग्र हो गए थे कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा? जी देखिए, पिछले कई दिनों से एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर किसानों को बुलाकर उनसे मुख्यमंत्री संवाद करेंगे, उनको तीनों कानूनों के बारे में बताएंगे, तो दूसरी तरफ किसान संगठनों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यहाँ पर हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे। यदि कार्यक्रम करना है, संवाद करना है, तो हमारे साथ किया जाए। ठीक इससे पहले एक वाकया जींद का हुआ था, जहाँ पर हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जाना था, उनका हेलीपैड तोड़ दिया गया था। और यहाँ पर आज ही हरियाणा के जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने कल एक फतेहाबाद में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 7 किसानों को नामजद किया गया है कि उनके घर का घेराव किया गया है। तो इस तरह की टकराव की स्थिति मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरे राज्य से आ रही है। और आज ही मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था पिछले कई दिन से प्रस्तावित था, और यहाँ पर जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि ये टकराव कितना भयंकर यहाँ पर हुआ है। नवजोत, क्योंकि किसान नहीं चाहते, किसान सीधे तौर पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर ही अड़े हुए 44वां दिन लगातार। सिंघू बॉर्डर से भी मेरे साथ इस वक्त आशुतोष जुड़े हैं। आशुतोष, देखिए ये बानगी यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम समझाने की कोशिश की जानी थी यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कि तीनों कृषि कानून किस तरीके से किसानों के फायदे के लिए लगातार, चाहे केंद्र सरकार हो, हरियाणा में बीजेपी की अपनी सरकार है, बताने की कोशिश हो रही है। पंजाब में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें और खबरें आ रही हैं कि वहां भी विरोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनका अपना जिला पड़ता है ये करनाल का पूरा इलाका कैमला गांव, और यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन उससे पहले काले झंडे उनको दिखाए गए। विरोध उनका हुआ, और किस तरीके से विरोध हुआ कि पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। तापमान 3 डिग्री तक है, लेकिन कैसे पानी की बौछारें किसानों पर की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब, दोनों के किसान इस वक्त दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों का विरोध लगातार हो रहा है। सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, बावजूद इसके बात नहीं बनी। एमएसपी को लेकर और तीनों कानूनों को रद्द करने को लेकर अभी भी बात अड़ी हुई है। अगले दौर की बातचीत से पहले रणनीति सिंघू बॉर्डर पर बन रही, वहां से हमारे साथ आशुतोष इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है आज? नवजोत, ये जो परिपेक्ष है पूरा, इसको समझने के लिए सबसे पहले दर्शकों को एक अपडेट दे दे कि आज 12 बजे, लगभग 12:30 बजे एक बैठक शुरू हुई। तमाम जो किसान नेता हैं, एक रणनीति के तहत, और रणनीति यही थी
कि जो सरकार पर दबाव बनाए। दबाव कैसे बनेगा, आप तस्वीरें हरियाणा से देख रही हैं। ये वो भी जवाब है कि जो लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए तो पंजाब के किसान हैं, अब देखिए हरियाणा में क्या हो रहा है। जाहिर है सरकारी प्रोग्राम है तो व्यवस्था होगी। यहाँ सिंघू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में जो किसान है, उनका परिवार है, रिश्तेदार है, हर कोई लगातार आ समर्थन देने के लिए। पिछले कुछ दिनों से संख्या लगातार बढ़ी है, मौसम चाहे कितना भी खराब हो, और इसीलिए जाहिर है पुलिस बंदोबस्त यहाँ भी बढ़ाया गया है। यहाँ पर कोई हो हल्ला नहीं हुआ। ज्यादातर जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण है। बैठकों में अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। 23 जनवरी को तो ये तमाम किसान है अलग अलग राज्यों में राज्यपालों के घर का घेराव भी करेंगे। अब आपने हरियाणा में प्रदर्शन देख लिया, पंजाब में पहले ही हो रहा है, शाहजहांपुर में पहले ही बैटल पॉइंट बना, वहां किसान बैठे हुए हैं। राजस्थान से चले हैं, महाराष्ट्र से चले हैं, छत्तीसगढ़ से आज किसानों की एक टोली यहां पर पहुंची है। वहां उत्तराखंड से किसान निकले थे, उनको अलग बॉर्डर पर रोका गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान निकले हैं। तो ये जो दायरा है प्रदर्शन का, जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और इसका ऐलान ही संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था कि ये जो लड़ाई है, अगर सरकार पीछे नहीं हटती है तो किसान भी पीछे नहीं हटेंगे। 9 दौर की बातचीत अगर बेनतीजा रही है तो अब किसान जो है उग्र हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी जगह पर सही हैं और सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। और इसीलिए आज जो आप प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, ये आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती हैं। बिल्कुल, जरा एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है जहां दंगल चल रहा है। हमारे सहयोगी वहां से भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यानी पूरी तैयारी, यहीं पर राकेश टिकैत ने भी मोर्चा संभाल रखा है, राम किंकर, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी करके आए हैं। 6 महीने तो छोड़िए, अब तो 2024 तक यहीं तक रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और 2024 इसलिए क्योंकि चुनाव का वक्त आने वाला है। जरा देखिए सांकेतिक तौर पर जो किसान है वो आंदोलन के जरिए क्या बताना चाहते हैं। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं दंगल सजा हुआ है, ये मिट्टी में नहीं हो रहा है, कोई अखाड़ा नहीं है, कुश्ती का मैदान नहीं है, लेकिन हाईवे पर ये इस वक्त हो रहा है। और सबसे खास बात, यहाँ पर दो जो पहलवान हम कह सकते हैं, लेकिन अभी बच्चे ही हैं। अंशिका नाम की एक पहलवान है जो कि एक दूसरे लड़के से लड़ाई लड़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से अंशिका और उसके बीच में लगातार द्वंद्व चल रहा है। तो चूंकि कुश्ती जो है दाव पेच का खेल है, तकनीक का खेल है, ऐसे में संकेत दिया जा रहा है कि किस तरह से क्या दाव लगे कि सरकार को यहां पर कुछ निकले। और आप देखिए कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से जो पहलवान हैं, जो पहलवान बहुत उच्च श्रेणी में पहुंच चुके हैं, वो पहलवान यहाँ पर आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और जो भी जीत रहा है उसको जो है यहाँ पर इनाम दिया जा रहा है। और एक एक करके काफ़ी कोऑर्डिनेटेड वे में यहाँ पर स्कूली बच्चे भी कुश्ती कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस कुश्ती के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि जो पहलवान हैं उनका भी समर्थन हमारे साथ है और वो सभी इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि दाव पेच है, तकनीक है, ऐसे में कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी होगा, कौन जीतेगा। 0 पॉइंट, जैसा कुश्ती में हम सभी जानते हैं 0 से 9 का जो पॉइंट होता है, 0 का आदमी भी अचानक से स्टार्ट कर सकता है और वो 9 पे पहुंच सकता है। तो चितपट का खेल है, दाव का खेल है। ऐसे में बताना चाह रहे हैं कि हमें दावे में न फंसाइए, हमें तकनीक न बताइए, हमारे कानून को, तीनों कानूनों को खत्म कीजिए, तब हम बात करेंगे। तो एक संकेत है, एक मैसेज है सरकार को, और यह मैसेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि दाव पेच नहीं चलेगा, लेकिन किसका पलड़ा कब भारी होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सबको इंतजार है 15 जनवरी का, जब किसान संगठनों की बातचीत होगी। आपको याद होगा इससे पहले राम किंकर नजर आप बनाए रखिए, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नजर बना रखे। शुक्रिया सत्येंद्र आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, एमएनएस चीफ राज ठाकरे, सबकी सुरक्षा में कटौती की गई है, घटा दी गई है सबकी सुरक्षा। फडणवीस की सुरक्षा Z+ से घटाकर Y+ कर दी गई है। आठवले और राज ठाकरे की सुरक्षा में भी कमी की गई है, Y+ सुरक्षा अब उनको दी गई है, यानी कि सुरक्षा घटाकर Y+ कर दी गई है। कमलेश सुतार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दलील क्या है सरकार की इसके पीछे, कमलेश? देखिए नवजोत, जब सिक्योरिटी दी जाती है इसका एक पीरियोडिक रिव्यू होता है। हर एक पीरियड के बाद में जिन कारणों की वजह से सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, उन सुरक्षा कारणों का रिव्यू किया जाता है। और महाराष्ट्र सरकार ने इस पीरियोडिक रिव्यू के बाद में, जबकि देवेंद्र फडणवीस जब नेता प्रतिपक्ष बने थे तब एक
महाराष्ट्र सरकार के पास दलील दी गई थी कि उनकी जान को खतरा है, और अब इसका रिव्यू किया गया है और इसके चलते अब ये सिक्योरिटी कम करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ उनकी पत्नी अमृता फडणवीस की भी सिक्योरिटी कम कर दी गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की भी सिक्योरिटी कम की गई है। हालांकि बीजेपी ने उस पर हमला बोला है, क्योंकि भारतीय जनता पक्ष के कई सारे नेता इसमें शामिल है। देवेंद्र फडणवीस के साथ ही साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर हो, प्रसाद लाड हो, चंद्रकांत पाटिल जो राज्य इकाई के अध्यक्ष, इनकी भी सिक्योरिटी कम की गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसे बदले की राजनीति कहा है और कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, इसलिए ये सिक्योरिटी कम करने का निर्णय लिया है। चलिए, सियासत एक तरफ, लेकिन सरकार भी अपनी दलील इसको देकर दे रही है। लेकिन आने वाले समय में जरूर लग रहा है कमलेश की इसको लेकर सियासी हंगामा तो होगा ही। आप रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त पूरी जानकारी हमें इस मामले में दे रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान की तारीख का ऐलान कर दिया है, लेकिन कई राज्यों से मुफ्त वैक्सीन की मांग भी अब उठ रही है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में सबको मुफ्त में वैक्सीन देंगी। दिल्ली में भी ऐसी ही तैयारी है। कल मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की है, ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मुफ्त दी जानी चाहिए। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। उस टाइम सारे मंत्री भी थे, सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर्स थे, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई सबसे पूछ लीजिएगा, सबका ओपिनियन यही होगा। सरकार बिल्कुल जनता के हित में ही फैसला करेगी। हमारा मानना है पूरे देश में सबको मुफ्त लगाई जाए। हालांकि बीजेपी ने मुफ्त वैक्सीन की ममता बनर्जी के ऐलान को एक सियासी स्टंट करार दिया है। बीजेपी नेता तथागत रॉय क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल सरकार कोरोना की वैक्सीन पूरी जनता को फ्री में यानी कि मुफ्त में बांटेगी, इस पर क्या कह रहे हैं तथागत रॉय, बीजेपी के आला नेता, क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले पर बंगाल में? देखिए, ये तो बहुत उचित बात है कि कोरोना वाली वैक्सीन जनता में बंटा जाएगा, लेकिन ये तो केंद्रीय सरकार की योजना है। केंद्रीय सरकार बहुत दिन से कह रहे हैं कि हम बैठक कर रहे हैं, कब से ये योजना चालू करेंगे, किसके बीच योजना चालू करेंगे, और इसके बारे में इन लोगों ने एक प्रोटोकॉल भी जारी किए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनके पास जाएगा, उसके बाद जो सीनियर सिटीजन्स है उनके पास जाएगा, जिसका कोमोर्बिडिटी है उनके पास जाएगा। अब बीच में अचानक ममता बनर्जी आ गई और कहने लगी कि मैं ये करूंगा, वो ये करूंगी, वो करूंगी, कि क्या मतलब बनता नहीं कोई। ये सिंपली क्या कहूं मैं, ये पॉलिटिकल जेस्चरिंग है और कुछ नहीं। पाकिस्तान की तरक्की के तराने गाने वाले इमरान खान के दावों की कलई खुल गई है। शनिवार को रात पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई। ऐसा अंधेरा छाया कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही रात भर छटपटाता रहा। हाथ को हाथ ना दिखे, इंसान को इंसान ना नजर आए, चारों तरफ घुप अंधेरा। एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान का भविष्य तो पहले से ही अंधेरे में था। शनिवार की रात तकरीबन पूरा पाकिस्तान अंधेरे में गुम हो गया। आधी रात को पाकिस्तान पर अंधेरे का ऐसा साया चढ़ा कि देश के दर्जन भर शहरों में अफरा तफरी मच गई। घरों में अंधेरा, सड़कों पर अंधेरा, गलियों, इलाकों, शहरों, सूबों में अंधेरा ही अंधेरा, यानी अंधेरे का साम्राज्य हो गया। इस वक्त कराची समेत पूरे मुल्क के अंदर ब्रेकडाउन हो गया है बिजली का, जिससे लोग बहुत परेशान और मुश्किलात में आ गए हैं और खौफ हरास में आ गए हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कराची शहर और मैं रीगल चौक पे खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, चारों अतराफ के अंदर ब्लैकआउट हुआ। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। कराची का हाल देखिए, लोग अंधेरे में सड़कों पर बैठे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लेकिन अंधेरे में, तंदूर पर कबाब पक रहे हैं लेकिन अंधेरे में, दवाई की दुकान खुली तो है लेकिन रोशनी जनरेटर की है। आप जरा ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान का ये पावर ब्रेकडाउन कितना बड़ा था, कौन कौन से शहर इसकी चपेट में आए। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, नरोवाल, भक्कड़, कबीरवाला, खानेवाला,
भावलपुर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पाकिस्तान का ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं बचा जिसे इस अंधेरे ने अपने आगोश में न लिया हो, और ये सब हुआ पावर ट्रिप होने की वजह से। रात 11:45 पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में पावर ट्रिप हुआ। सिंध प्रोविंस में पहला पावर ट्रिप हुआ। गड्डू पावर प्लांट में फॉल्ट आने से ट्रिपिंग शुरू हुई और देखते ही देखते पूरा पाकिस्तान अंधेरे में गुम होता चला गया। इतना बड़ा पावर ब्रेकडाउन पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, कोई भी शहर अंधेरे से अछूता नहीं रहा। सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। हुक्मरानों के पसीने छूटने लगे। पाकिस्तान के बिजली मंत्री ताबड़तोड़ ट्वीट करने लगे। शेख रशीद जैसे कुछ नेताओं को तो इसके पीछे भारत की साजिश नजर आने लगी। पाकिस्तान की तंग सोच की पोल एक बार फिर से खुलने लगी। खैर, लंबी जद्दोजहद के बाद गड़बड़ी दुरुस्त कर ली गई, लेकिन सवाल फिर भी यही रहा कि पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी सोच को कब दुरुस्त करेगा। आज तक ब्यूरो। 16 जनवरी 2021 ही वो तारीख है जब से देश में वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ होगा और कोरोना के अंत की शुरुआत होगी। तो बस हो जाइए तैयार, इंतजार की घड़ी बस खत्म होने वाली है। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन आ गई सबको लगनी है और सबको लगवाना है। जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया। वो तारीख आ गई। 16 जनवरी से भारत में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। अगले शनिवार से वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ होगा और कोरोना के अंत की शुरुआत। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये खुशखबरी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भारत कोविड-19 से लड़ाई में 16 जनवरी को एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। इस दिन से नेशनल लेवल पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। इससे हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। तैयारी हो चुकी है, बस तारीख ही आनी थी। पहले से तय है कि पहले किसे वैक्सीन दी जाएगी, इसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े देश के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को पहली डोज दी जाएगी। दूसरे ग्रुप में फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी केंद्र और राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बल, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी होंगे और इनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। फिर नंबर आएगा 50 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों का। इनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। सिर्फ यही तय नहीं है कि वैक्सीन किसे लगना है, उन तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स हैं। इन्हीं से गुजरकर कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं। ऐसे 4 बड़े डिपो हैं। एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहां से 2 रास्ते हैं। एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं। तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से। वैक्सीन की सिर्फ तैयारी ही नहीं है, बल्कि इसे 3 बार परखा भी गया है।
पहली बार 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। दूसरी बार दायरा बढ़ाकर देश के 285 जिलों तक इसे पहुंचाया गया और फिर 8 जनवरी को देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव को परखा गया। भारत सरकार ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड है, जिसे भारत के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। वहीं दूसरी देसी वैक्सीन कोवैक्सीन है। इसे हैदराबाद की भारत बायोटेक ने तैयार किया है। मंजूरी के 13 दिन बाद वैक्सीन जनता तक पहुंच रही है, तो बस तैयार हो जाइए। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू मनाने के बाद वैक्सीन की डोज लीजिए, कोरोना को हराइए। आज तक ब्यूरो।